हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पर, जिसमें हम देख रहे थे कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने देख लिया था अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और हमने सीखा और समझा 1 का सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 5, चैप्टर 5, प्रकृति के वास्तुकार। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा प्रकृति के वास्तुकार, जैसे पशु पक्षी कैसा अपना घर बनाते हैं, वो अपने लिए किस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं घर के लिए, वो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। मज़ेदार रविवार, तो रविवार की बात हो रही है, जो कि एक मज़ेदार रविवार कहा गया है। उस दिन रविवार था और सुबह बहुत सुहावनी थी, अच्छी थी, प्रिय थी। प्रणय अपने पिताजी कैलाश के साथ खेत में घूम रहा था। झाड़ियों में खूब सारी पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। प्रणय बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे हमेशा नई बातें खोजने और जानने में मजा आता था। प्रणय ने उत्सुकतापूर्वक से अपने पिता से पूछा, पापा, पक्षी और जानवर कहाँ रहते हैं? क्या उनके भी घर होते हैं? तो उसके पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, जानवर और छोटे जीव अपने खुद बनाते हैं घर। प्रणय सोचते हुए बोलता है कि हाँ, लेकिन क्या वे घर बनाने के लिए ईंट, लकड़ी और सीमेंट का उपयोग करते हैं जैसे कि हम? तो पिताजी बोलते हैं, नहीं, वे अपने लिए घर बनाने के लिए जो भी सामग्री उनके आसपास उन्हें मिलती है उन्हीं का उपयोग करते हैं। चलो खेत में घूमते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से जीव अपने घर कैसे बनाते हैं। तो प्रणय और उसके पिता एक पुराने खेजड़ी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां एक मकड़ी अपने जाले में बैठी है। देखिए, आपको मकड़ी दिख रही है। उसे देखते ही प्रणय आश्चर्य से बोला, पापा, यह चमकता हुआ धागा क्या है? ये कैसे बनाया होगा? तो पिता बोलते हैं, बेटा, यह मकड़ी का जाला है। यह मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागे निकालकर इसे बुनती है। तो आपने देखा होगा, मकड़ी का जाला तो हर किसी ने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पर प्रणय भी बोलता है कि ये कैसे बन सकता है? तो प्रणय, क्या ये जाल मकड़ी के लिए घर है? तो पिता बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मकड़ी वहां पर ही रहती है जाले में। तो यह मकड़ी के लिए न केवल घर है, बल्कि इसका भोजन को पकड़ने का तरीका भी है। जब कोई कीट पतंगा इसमें फंसता है तो मकड़ी उससे पकड़कर खा लेती है। प्रणय उत्सुक होकर बोलता है, तो क्या मकड़ी हमेशा एक ही जाले में रहती है? तो पिता आगे बात करेंगे उसकी उत्सुकता को देख करके। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, जो भी आपकी गतिविधियां हैं। तो पिता जो आगे बोलेंगे ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में अभी देखेंगे, मतलब इसी में क्वेश्चन आंसर्स के बाद। तो इसके बाद में आपकी आ जाती है खोज गतिविधि। ठीक है, तो खोज गतिविधि में आपका क्वेश्चन है, बच्चों, आप भी अपने आसपास मकड़ी के जाले ढूंढें और पता करें कि अलग अलग तरह की मकड़ियाँ किस तरह के जाले बनाती हैं। एक मकड़ी के जाल को ध्यान से देखिए, उसकी बनावट को अभ्यास पुस्तिका में बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये जो प्रणय ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मकड़ियाँ एक ही जाले में रहती हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर, जब हम गतिविधि और सोचिए और बताओ का आंसर देखेंगे तब आपको मिल जाएगा। देन हम आगे चैप्टर को रीड करेंगे। तो देखिए, सोचिए और बताओ, यदि मकड़ी का जाल इतना मजबूत है तो टूटता क्यों है? क्या और भी जानवर इस तरह के जाले जैसे घर बनाते हैं? तो पता कीजिए। तो तीनों ही क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देंगे। सबसे पहले देखिए, मकड़ी किस तरह का जाला बनाती है, वो आपको जाल को ध्यान से देख करके उसकी बनावट को अपनी आसपास पुस्तिका में बनाना है। तो देखिए, इस तरह से आप एक जाला बना सकते हैं, उसमें मकड़ी को दर्शा सकते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गतिविधि आधारित क्वेश्चन का आंसर। अब है सोचिए और बताओ, जिसमें देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि मकड़ी का जाल इतना मजबूत है तब ये टूटता क्यों है? उत्तर होगा, मकड़ी का जाल रेशमी धागों से बना होता है जो मजबूत लेकिन नाजुक होता है। यह हवा, बारिश, धूल या मिट्टी, किसी वस्तु जैसे इंसान या जानवर के टकराने से टूट सकता है। कीटों को फंसाने के लिए जाल चिपचिपा होता है, लेकिन बार बार उपयोग या पर्यावरणीय प्रभाव से इसकी संरचना कमजोर हो जाती है, इसलिए मकड़ियां समय समय पर नया जाल बनाती हैं। प्रश्न सेकंड है, दूसरा है, क्या और भी जानवर इस तरह के जाले जैसे घर बनाते हैं? पता कीजिए। तो आंसर होगा, हाँ, कुछ अन्य जीव भी जाले जैसे संरचनाएं या घर बनाते हैं। जैसे तितलियों के जो कैटरपिलर होते हैं, कोकून बनाते हैं, जो रेशमी धागों से बना अस्थायी खोल होता है। आपने कभी देखा होगा, शहतूत के पेड़ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। वहां पर एक गोल गोल सी अंडाकार शेप में कोकून होते हैं, जिसमें कैटरपिलर पलते हैं, जो रेशमी धागों से बना एक अस्थायी खोल होता है, जिसमें वे तितली में बदलते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं वो।
रेशम कीट सिल्कवर्म रेशम का कोकून बनाते हैं जो रेशमी धागों की परतों से निर्मित होता है। कैडी सफ्लाई लार्वा पानी में रेशमी धागों और छोटे छोटे पत्थरों लकड़ी से सुरक्षात्मक ट्यूब बनाते हैं। टेंट कैटरपिलर पेड़ों पर रेशमी धागों से तंबू जैसे जाले बनाते हैं जो समूह में रहने और सुरक्षा के लिए होते हैं। तो ये आपको पेड़ों में आसपास आप जब देखेंगे खेतों में तो आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के घर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आंसर देख लिया है कि कमजोर हो जाते हैं पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, इसलिए वो नया जाला बनाती है, तो एक ही घर में नहीं रहते हैं। तो देखिए प्रणय को अपना आंसर मिल जाता है। तो पिता भी कहते हैं उसके कि नहीं, कई मकड़ियां समय समय पर नया जाल बनाती हैं। कुछ मकड़ियां गोल जाले बनाती हैं, कुछ सुरंग जैसे, कुछ अजीब आकृति वाले जाले बनाती हैं। एक जैसे जाले नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी मकड़ी के। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक झाड़ी के पास रुकते हैं। वहां एक शाखा से लटकता हुआ एक कोकून है। देखिए इस तरह से कोकून आपको दिख रहा है पिक्चर में। प्रणय हैरान होकर बोलता है, पापा ये छोटा सा रेशमी खोल क्या है? ऐसा मैंने घर में नींबू के पौधे पर भी देखा था। तो पिता बोलते, बेटा ये कोकून है, इसे तितलियों के कैटरपिलर अर्थात लार्वा अवस्था बनाते हैं। तो जो तितलियों की जो छोटा रूप होता है कैटरपिलर जिसको बोलते हैं, लार्वा अवस्था, वो इसमें ही पलता है। यह उनका अस्थायी खोल या आवरण होता है। परिपक्व यानी बड़ा होने पर खूबसूरत तितली का रूप लेते हैं। प्रणय आश्चर्य से बोलता है, अरे वाह, मतलब इसके अंदर कुछ बदल रहा है। तो बच्चों, क्या प्रणय की तरह आप भी अलग अलग तरह के जानवरों द्वारा चीजों को देखना चाहेंगे, बनाए हुए घर देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? तो चलो आए हम मिलकर के हमारे आसपास के क्षेत्र में उन्हें ढूंढते हैं। तो देखिए ये है बया का घोंसला, ठीक है, ये जमीन पर टिटहरी का घोंसला जो जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी से बनाती है। ये कठफोड़वा है जो पेड़ पर छेद करके लकड़ी के पेड़, जो पेड़ होता है, पेड़ का तना होता है, उसमें छेद करके अपना घोंसला बनाता है। तो कुछ पक्षी अपने अंडे घोंसले में देते हैं, वहीं कुछ जमीन पर, जैसे टिटहरी जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके घोंसला बनाती है, आपको जैसा दिख रहा है सेकंड पिक्चर में इस तरह का। कठफोड़वा पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाते हैं। बया पक्षी अपने लिए घास, पत्ते और तिनके इकट्ठा करके सुंदर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो जो बया पक्षी होता है बहुत सुंदर उनका घोंसला होता है, वो इसलिए खेजड़ी बबूल के पेड़ पर बनाते हैं, बबूल के पेड़ पर बनाते हैं वो अपना घोंसला, ताकि जो कांटेदार वृक्ष है उसके आसपास रहने से उनकी जो घोंसले हैं उसको तोड़ा ना जाए। तो प्रकृति की जो ये वास्तुकार होते हैं वो हमारी दशा को देखते हुए बनाते हैं कि हमारे क्यों घोंसले को तोड़ देगा, क्योंकि हम खूबसूरत घर बनाते हैं तो इसलिए वो बबूल के पेड़ पर बनाते हैं घर। तो देखिए उनमें भी एक समझ होती है अपने घर को बनाने के लिए। अब आगे वापस से हमारा एक गतिविधि क्वेश्चन आ जाता है, खोजबीन के लिए गतिविधि। क्या आपने भी घर के आसपास और खेतों में पक्षियों के घोंसले देखे हैं? क्या सभी पक्षी एक जैसा घोंसला बनाते हैं? अपने विद्यालय के आसपास घर या खेत में पक्षी के घोंसले का अवलोकन कीजिए, कुछ जानकारी एकत्रित कीजिए, अपने अवलोकन को नीचे दी गई सारणी में लिखिए। तो देखते हैं हम अलग अलग पक्षियों के नाम देखेंगे, घोंसला कैसे होता है वो देखेंगे, क्या क्या सामग्री वो यूज में लेते हैं और कहाँ पर देखा हमने वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे देखा बया का घोंसला, तो वो कैसा था, कैसे बना था? लटकता हुआ, बॉटल जैसी आकृति, बुना हुआ। देखिए आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में इस तरह से रहता है। और वो क्या यूज में लेती है सामग्री घर बनाने के लिए? घास, पत्ते, तिनके। कहाँ पर देखा? पेड़ की शाखाओं पर, जैसे बबूल, नीम। टिटहरी जो सपाट होता है, जिसका घोंसला जमीन पर बना होता है, मिट्टी, कंकड़, छोटे पत्थरों के द्वारा। खेतों, नदियों के किनारे जमीन पर मिलेगा यहाँ पर। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके बनाता है, कोई सामग्री नहीं यूज में लेता है, लकड़ी में ही खोदा जाता है छेद। तो पेड़ के तने में, जैसे खेजड़ी और पीपल के तने में, आपको ये कठफोड़वा का घर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों पक्षियों के देखिए आपको चित्र भी दे रखे हैं यहाँ पर। अगला है कबूतर, जिसको आप नियमित रूप से देख ही लेते हैं आसपास अपने। देखेंगे तो कबूतर के घर तो आपको मिल ही जाएंगे, जो कि अनियमित ढांचा होता है, ढीला सा होता है, बस अपने अंडों को वो देते हैं उसमें, और फिर जब पक्षी निकल जाते हैं उनमें से, अंडों में से, और वो उनको सिखा देते हैं उड़ना, तो वो छोड़ देते हैं उस घर को, जो कि बने होते हैं टहनियाँ, पत्ते, तिनके से। इमारतों की खिड़की पर आपको दिख जाएंगे, छत पर दिख जाएंगे, पेड़ों पर दिख जाएंगे। गौरैया जो चिड़िया होती है, छोटा गोल कॉम्पैक्ट घोंसला बनाती है, घास, तिनके, पंख, कपास का यूज करती है। छत के कोने में मिल जाएगा, दीवार में मिल जाएगा, पेड़ों पर मिल जाएगा। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, अन्य पक्षी के घोंसले में अंडे देती है, कोई सामग्री यूज में नहीं लेती है। कौवे के जो कौवा होता है उसके घोंसले का उपयोग करती है, कौवे के घोंसले में ही यहाँ पर जो है वो अंडे देती है, ज़्यादातर अपने बच्चों को पालती है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर देखा? कौवे के घोंसले में। बुलबुल कप जैसा मजबूत और बुना हुआ, इसका भी जो घोंसला होता है बुलबुल का बहुत सुंदर होता है। ये कप जैसा होता है,
मजबूत और बुना हुआ होता है। घास, जड़ें, तिनके, मकड़ी के जाले यूज़ में लेती है। झाड़ियों और छोटे पेड़ की शाखाओं पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कई सारे पक्षियों का हमने देखा कि कैसे घोंसला बना होता है, क्या-क्या सामग्री यूज़ में ली जाती है, कहाँ पर देखा। तो ये आपको जानकारी यहाँ पर इस तरह से फिल करनी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला है सोच कर लिखें, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिले तो वे कहाँ रहेंगे? क्या आप पक्षियों के घोंसले बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं? तो चलिए आंसर देखेंगे। अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिले तो वे कहाँ रहेंगे? तो अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिलेगी तो वैकल्पिक स्थानों की तलाश करेंगे, जैसे इमारतों की छत, दीवारों के छेद, बिजली के खंभों पर। कुछ पक्षी पेड़ों की छोटी टहनियाँ, झाड़ियों में अस्थायी घोंसले बनाएंगे, जबकि अन्य जैसे टिटहरी जमीन पर ही अंडे दे सकती है। क्या आप पक्षियों की घोंसला बनाने में मदद कर सकते हैं? तो हाँ, हम पक्षियों की घोंसला बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर या विद्यालय के आसपास पक्षी घोंसला बक्से अर्थात नेस्टिंग बॉक्स लगा सकते हैं, जो लकड़ी से बने छोटे बॉक्स होते हैं। गौरैया और बुलबुल जैसे पक्षियों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। पेड़ों की देखभाल और अन्य पौधे लगा करके प्राकृतिक घोंसले या स्थानों को बढ़ाया जा सकता है, ताकि पक्षी वहां पर अपना घोंसला बना सके। अगला है, आपने घर या विद्यालय के पास चींटियों के बिल देखे हैं? चींटियां बिल मिट्टी में बिल बनाकर रहती हैं, जिसमें वे अपना खाना, अंडों को भी सहेज कर रखती हैं। चींटियों के बिल बाहर से तो साधारण लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत सी शाखाओं में विभाजित होते हैं। यानी एक जैसे अपना घर होता है जिसमें बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होती है, ड्राइंग रूम अलग होता है, तो इसी तरह से अंदर जो है चींटियों के बिल मिट्टी में वो इसी तरह से रहते हैं। उनके खन अलग अलग होते हैं, शाखाओं की तरह बटे होते हैं। बहुत सुंदर आकृति रहती है उनके घर की भी। तो देखिए, चींटियों का बिल आप इस तरह से देख सकते हैं, मिट्टी के अंदर कैसे बना हुआ होता है। अलग अलग खन में अलग अलग चींटियां अपना खाना और जो अपना काम है वो करती रहती हैं। रानी चींटी का एक रूम होता है जहाँ पर रानी चींटी अपने अंडे देती रहती है, वो वहाँ पर सुरक्षित रहती है। तो चींटियां भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी वास्तुकार है अपने घर के लिए। तो क्या आप जानना चाहते हैं चींटियों की तरह अन्य कौन से जीव हैं जो रहने के लिए बिल या मान बनाते हैं? यदि हाँ, तो उसके लिए हमें विद्यालय और घर के आसपास की जगह को ध्यान से अवलोकन करना होगा। आपने कौन कौन से जीव जंतु के घर देखे हैं जो मिट्टी में बिल या मान जैसे होते हैं? मान जो गुफा टाइप होते हैं, तो उन जानवरों के आप नाम लिखिए। तो देखिए, मिट्टी में बिल रहता है, देखिए कहीं चूहा होता है, खरगोश होता है, सांप होता है, केंचुआ होता है। इनके मिट्टी में ही चींटियों जैसे घर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे चूहा, खरगोश, सांप और केंचुआ। इस पाठ में हमने सीखा कि अलग अलग तरह के जीव अलग अलग तरह की आकृतियों वाले घर बनाते हैं। जैसे मकड़ियाँ जाले बनाती है, कोकुन तितली में बदलते हैं, चींटियाँ बिल में रहती हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं। तो क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं? जी हाँ, क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं कि सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं, क्योंकि वे अपने रहने और भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, जैसे मकड़ी का जाला, पक्षियों का घोंसला, दीमक का घर आदि। अगला है परियोजना कार्य। क्या आप अपने घर के आसपास इन दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों और घरों को खोजने के लिए तैयार हो? तो जी हाँ, तैयार हैं। आप अपने घर के अंदर दीवारों, पौधों के आसपास, झाड़ियों में, खाली जमीन में अवलोकन कीजिए। इस तरह की आकृतियों के बारे में बड़ों से चर्चा कर जानकारियां प्रदान करके अपने आप को और सारणी बना करके दर्ज करिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मकड़ी क्या बनाती है? घोंसला बनाती है, घर बनाती है, बिल बनाती है, मान या कोकून में रहती है। तो यहाँ पर मकड़ी के लिए आ जाएगा घर में जाला। ठीक है, पक्षी घोंसला बनाता है तो हाँ लिख देंगे। चींटी बिल बनाती है तो बिल में लिख देंगे हाँ। शेर मांद में रहता है तो मांद में हाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से कैटरपिलर जो तितली होती है, जो लार्वा होता है उनका, वो कोकून में रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी में दे सकते हैं सारणी बना करके। ठीक है, तो ये आपका परियोजना कार्य डन होता है। अब देखेंगे समूह में चर्चा करें और लिखें कि जीव जंतु की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, जीव जंतुओं के नहीं होने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, जीव जंतु की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो आंसर लिखेंगे, जीव जंतु पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मकड़ियाँ कीटों को नियंत्रित कर फसलों की सुरक्षा करती है। पक्षी परागण और बीज प्रसार में मदद करते हैं। चींटियाँ और केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तितलियाँ परागण कर पौधों के प्रजनन में सहायता करती हैं। सांप और छिपकली चूहों और कीटों को खाकर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ये सभी जीव खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हैं।
अगला क्वेश्चन है जीव जंतु के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर लिखेंगे जीव जंतु के नहीं होने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। मकड़ियों के बिना कीटों की संख्या बढ़ेगी जिससे फसलें नष्ट हो सकती हैं। पक्षियों के बिना परागण और बीज प्रसार रुक जाएगा जिससे पौधों की संख्या कम होगी। चींटियों और केंचुओं के बिना मिट्टी की उर्वरता घटेगी। सांपों के बिना चूहों की आबादी बढ़ेगी जिससे अनाज भंडार को नुकसान होगा। इससे गंदगी, बीमारियां और खाद्य श्रृंखला का विघटन होगा जिससे पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो हर एक जीव का पर्यावरण के प्रति एक जो अपना नियम है वो लागू होता है। अगर कोई भी जीव नष्ट होता है उनमें से तो जो पर्यावरण श्रृंखला है वो प्रभावित हो जाएगी और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो काफ़ी प्रभावित होगी उस चीज़ से। तो ज़रूरी हो जाते हैं जीव जंतु का हमारे आसपास होना। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य की, जिसमें कहा गया है कि आप अपने घर या विद्यालय के आसपास प्राकृतिक संरचनाओं की खोज करें। जैसे बया का घोंसला आप देख सकते हैं, उसका चित्र बना करके दर्शा सकते हैं। अपने अवलोकनों को लिखित रिपोर्ट, चित्र या मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मॉडल बना सकते हैं आप बया के घोंसले का, जैसे मकड़ी के जाले का, तो वो आप मॉडल बना करके अपनी कक्षा में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो बया का घोंसला देखिए, आप इस तरह से पिक्चर ले सकते हैं। इस पिक्चर को आप ड्रॉ करके भी दे सकते हैं या फिर आप इसको फ्रेम करके मॉडल के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बया का बहुत ही सुंदर घोंसला होता है, उसके बच्चे दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह का आप एक चित्र बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। इसी तरह से मकड़ी का जाला हो गया, तो आप देखिए जाले में मकड़ी को दर्शा करके मॉडल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप प्रिंट आउट निकाल के आप इसको फ्रेम भी कर सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं। तो कोई भी आप मॉडल बना करके अपनी कक्षा में परफॉर्म कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है मॉडल बना करके। ठीक है, तो कोई भी आप प्राकृतिक संरचना को उठा करके मॉडल बना सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। अगला है जीवों की अपनी भूमिका। तो इस अध्याय में हमने सीखा कीट पतंगे सरीसृप जो सांप जैसी जो होते हैं, जो रैंक करके चलते हैं, हमारे पर्यावरण के जरूरी है। आओ हम एक कहानी से इसे समझते हैं। निभी गांव के पास एक छोटा जंगल और तालाब था। जंगल में तेंदुआ, हाथी, सांप, छिपकली, कछुआ और अन्य जानवर रहते थे। इसी जंगल में मकर नाम का एक मगरमच्छ भी रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था, सभी सर्पों का सरदार था, क्योंकि मगरमच्छ भी रैंक करके ही चलता है। सभी जानवर डर के कारण उसकी हर बात मान लेते थे। एक दिन मगरमच्छ को लगा कि कछुए बहुत धीमे और मूर्ख हैं, इसलिए उन्हें जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। सरीसृपों को बैठक में शामिल होने से रोक दिया। कछुए जंगल छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में उनके बिना जंगल में सड़ते फलों और मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैलने लगी, क्योंकि जो कछुए हैं वो यही खाते हैं। तो देखिए, अगले महीने मकर ने सभी सांपों को यह कहकर भगा दिया कि वे गीले और बदसूरत दिखते हैं। तो सांपों के जाने से चूहों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन मकर ने कीड़े खाने वाली छिपकलियों को भी जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद इन सरीसृपों के नहीं होने से चूहों, मेंढकों और कीड़ों की आबादी बहुत बढ़ गई। उनकी अधिक संख्या और कई जीवों के मरने के कारण पूरे जंगल में गंदगी और बीमारी फैलने लगी। यह सब देखकर मकर की आंखें खुली। अब मकर को समझ में आया कि जंगल में हर जीव का अपना महत्व है। उसने अपनी गलती मानी और सभी जानवरों को वापस बुलाया। उसने सभी से माफी मांगी और स्वीकार किया कि एक सुखद और स्वस्थ पर्यावरण के लिए सभी प्राणियों का होना जरूरी है। सांप नहीं होंगे तो चूहों की आबादी बढ़ेगी, मेंढकों की आबादी बढ़ेगी, है ना, कीड़ों की आबादी बढ़ेगी। तो जो पक्षी नहीं होंगे तो कीड़ों की आबादी बढ़ेगी जो उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जो श्रृंखला है वो प्रभावित हो जाती है। हमने इस कहानी में देखा किस तरह से प्रभावित होती है, वो आपने देखा। ठीक है, अब बात करेंगे चर्चा करे पर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है मगरमच्छ को कछुए, सांप और छिपकलियां क्यों पसंद नहीं थे। तो आंसर लिख देंगे कि मगरमच्छ को कछुए, सांप और छिपकलियां इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वह उनकी बाहरी विशेषताओं और व्यवहार को तुच्छ समझता था। उसने कछुओं को धीमा, मूर्ख माना, सांपों को वह गीला और बदसूरत मानता था और छिपकलियों को कीड़े खाने वाला कम महत्वपूर्ण समझा। मगरमच्छ का यह दृष्टिकोण उसकी अज्ञानता और सभी जीवों की पर्यावरणीय भूमिका को न समझने का परिणाम था। अगला क्वेश्चन है कछुए, सांप और छिपकलियां जंगल छोड़कर चले गए तो क्या हुआ। कछुए, सांप और छिपकलियों के जंगल छोड़ने के कारण पर्यावरण में गंभीर असंतुलन पैदा हुआ। कछुओं के जाने से सड़ते फल, मरी मछलियां साफ नहीं हुई, जिससे दुर्गंध और गंदगी फैली। सांपों के बिना चूहों की संख्या बढ़ गई, जो फसलों और अनाज को नुकसान पहुंचाने लगे। छिपकलियों के न होने से कीटों और मेंढकों की आबादी अनियंत्रित हो गई।
परिणाम स्वरूप जंगल में गंदगी, बीमारियां और खाद्य श्रृंखला का विघटन हुआ, जिसने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। थर्ड क्वेश्चन है, जंगल का स्वस्थ पर्यावरण जीवन सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करता है, क्यों और कैसे, बताइए। जंगल का स्वस्थ पर्यावरण सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करता है क्योंकि प्रत्येक जीव पारिस्थितिकी तंत्र में विशिष्ट भूमिका निभाता है। कछुए सड़े फल, मरी मछलियां कचरे को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, जिससे बीमारियां नहीं फैलती। सांप चूहों और छोटे कृंतकों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे फसलें अनाज सुरक्षित रहते हैं। छिपकलियां कीटों और मेंढकों को खाकर उनकी आबादी को संतुलित करती है, जो फसलों और पौधों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अन्य जीव मकड़ियां कीटों को पकड़ती है, पक्षी परागण बीज प्रसार करते हैं, चींटियां मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। तो ये सभी जीव श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरणीय चक्र जैसे परागण, मिट्टी उर्वरता, कचरा अपघटन को बनाए रखते हैं। यदि कोई एक जीव गायब होता है तो ये श्रृंखला टूटती है, जिससे गंदगी, बीमारियां और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है। इसलिए सभी जीव मिलकर जंगल को स्वच्छ, संतुलित और जीवंत बनाए रखते हैं। तो आपने देखा होगा कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पेड़ों के बीच में रहता है, वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास इतने सारे कीट होंगे ही नहीं जो नुकसान करते हों। जबकि एक मामूली सा आदमी जो एक बिल्डिंग में रहता है, जिसके आसपास कोई पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, वो प्रदूषण के कारण जो भी उसकी जो विपरीत प्रभाव है, उसके कारण कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। तो आप देखिएगा कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, शहरों की बजाय काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। वो यही कारण होता है क्योंकि उनके आसपास खाद्य श्रृंखला और पर्यावरणीय चक्र काफ़ी अच्छा रहता है बजाय शहर के। तो इस तरह से डन होता है पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। लास्ट में यहाँ पर एक स्लोगन भी दिया गया है, पशु पक्षियों से प्रेम बढ़ाओ, दाना पानी रोज खिलाओ। आप दाना पानी खिलाएंगे तो पशु पक्षी जीवित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। अब देखेंगे इस पूरे चैप्टर का अभ्यास कार्य, जिसमें हमने देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर की जो भी इंटरनल जो क्वेश्चन आए थे वो हमने सभी A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। अब देखेंगे अभ्यास कार्य में सबसे पहले सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिटहरी अपना घोंसला बनाती है, कहाँ पर बनाती है? जमीन पर। आपको चित्र भी दिया गया है इस चैप्टर में, आपने देखा हो तो। कौन सा पक्षी अपने घोंसले को मिट्टी और कंकड़ से जमीन पर ही बनाती है? टिटहरी। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। कोकून किस में बदलते हैं? तो हमने पढ़ा था कोकून तितली में बदलते हैं, पतंगी में बदलते हैं, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। मकड़ी अपने जाले का उपयोग किसके लिए करती है? शिकार पकड़ने के लिए। कौन सा पक्षी अपने घोंसलों को तिनकों और घास से बनाता है? बया। तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्यों में दीजिए। तो सबसे पहले हम चारों क्वेश्चन के आंसर्स बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी जाले को कैसे बनाती है? आंसर हो जाएगा, मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागे निकालकर जाला बुनती है। ये धागा मजबूत होता है जो कीटों को फंसाने में मदद करता है। मकड़ी विभिन्न आकृतियों जैसे गोल या सुरंग जैसी जाले बनाती है। यह जाल समय समय पर मकड़ी द्वारा नवीनीकृत किया जाता है, यानी नया नया जाल वो बनाती है, पुराने को छोड़ देती है। आपने देखा हो तो पुराने घरों में आप जाइए, पुराने जाले छोड़ करके मकड़ी नई जाले में ही मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन है, पक्षी घोंसले को कैसे बनाते हैं? यह उनके जीवन में कैसे सहायक होता है? तो पक्षी घास, तिनके, पत्ते, मिट्टी और कंकड़ पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री से घोंसले बनाते हैं। जैसे बया, जिसे बोलते हैं वेवर बर्ड, लटकते घोंसले बुनता है, जबकि टिटहरी जमीन पर मिट्टी व कंकड़ से अपना घोंसला बनाती है। घोंसले अंडे देने, बच्चों को पालने और सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठफोड़वा पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाता है? तो कठफोड़वा पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग कर पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। आपने चित्र में देखा होगा, ऊपर दिया हुआ है इसका भी जो चित्र है, इसकी घोंसले का चित्र, जो कि आपके पेड़ के तने में ही होता है। इसके लिए वह अक्सर सड़ी हुई या मृत लकड़ियों को चुनता है। इसमें कठफोड़वा थोड़ा सा अंदर की तरफ लकड़ी के टुकड़े, घास या अन्य सामग्री रखते हैं ताकि अंडे देने के लिए आरामदायक जगह बन सके। छेद करके वो उसमें लकड़ी के टुकड़े, घास, अन्य सामग्री रख देता है ताकि जो बच्चे हैं वो आराम से, उन्हें चुभे नहीं लकड़ी, तो वो गद्दीदार बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, घर या विद्यालय के आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक आवासों के बारे में लिखें। तो आंसर लिखेंगे, घर या विद्यालय के आसपास चींटियों के बिल, मकड़ी के जाले, गौरैया या बुलबुल के घोंसले पाए जाते हैं। चींटियां मिट्टी में बिल बनाती हैं, जबकि मकड़ी पेड़ों या दीवारों पर जाला बुनती हैं। पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर तिनकों से घोंसले बनाते हैं। तो इस तरह से डन होता है चारों ही क्वेश्चन के आंसर जो हमने देखा। 3 से 4 वाक्य में आपको आंसर देना था।
अगला है यहाँ पर पाठ स्वयं कीजिए, जिसमें आपको देखिए एक तितली का चित्र दे रखा है और एक दे रखा है मोर का चित्र, जिसमें आपको कलर फिल करना है, रंग भरना है। तो देखिए तितली में इस तरह से कलर फिल कर दीजिए, रंग बिरंगी बना दीजिए इसे। कोई भी कलर आप अपनी मनपसंद से कर सकते हैं, क्योंकि जो तितली होती है वो रंग बिरंगी होती हैं। तो तितली लिख देंगे ये हम पे। ये है मोर, जिसमें आप इस तरह से कलर कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो किस तरह से कलर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं ये दोनों ही दिखने में, क्योंकि रंग बिरंगे होते हैं ये। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर प्रकृति के वास्तुकार, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताए हैं। आपने अगर ध्यानपूर्वक देखा है पूरा वीडियो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है मैंने। आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो जिसमें एक एक क्वेश्चन का आंसर विद डायग्राम आपको बताया गया हो। होप्स तो आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो समझ आएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।